Good evening, everybody. So today we are going to start with chemistry, and we are going to start with very first chapter, some basic concepts of chemistry. So in today's lecture, we will study about what is chemistry, importance of chemistry in daily life, what is the nature of matter, and the properties of matter, their measurement, international system of units, mass, weights, temperature, etc. All these things we will try to cover today. So chemistry deals with the composition, structure, and properties of matter. और ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये हम आराम से इन्हें समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर के अंदर, जिन्हें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो मैं इसे ज़रा जूम कर देता हूँ तो अब आपको इजीली दिख रहा होगा। सो डेट इज़ वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसे हम साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं उनको हम आराम से वेट कर सकते हैं, और जितने भी हम नंबर्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं एवोगैड्रो नंबर की टर्म्स में। सो ये जो थोड़े बहुत रिलेशंस थे केमिस्ट्री में, ये आपने क्लास 10th में पढ़ कर भी आए थे कि हमने मास नंबर पढ़ा था, हमने उनका वेट निकालना सीखा था। सो ये सब बेसिकली हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्रीज में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, जो कि कैंसर थेरेपी में यूज़ की जाती हैं। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हुआ है, केमिकल फॉर्मूलेज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी की जान बचाने में भी। सो वी स्टडी केमिस्ट्री इन दीज टॉपिक्स ऑल्सो। और यहाँ पर मेरे पास एक AZT भी होती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं एड्स के विक्टिम्स को बचाने के लिए, जो बनती है प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज से, जिनको हम सिंथेटिक मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले लेते हैं वो है नेचर ऑफ मैटर। सो मैटर तो आप सब लोग जानते हो, मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सो यहाँ पर इस डायग्राम में मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो यहाँ पर मैं आराम से देख सकता हूँ कि जो सॉलिड्स हैं उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है, यानी कि उसके जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्टैक्ड पोजीशन में और बहुत ही एक दूसरे के करीब हैं, और बहुत ही एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज्ड हैं, एक इस तरीके से वर्टिकल अरेंज्ड हैं और हॉरिजॉन्टली पैक्ड हैं। तो ये एक सॉलिड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है यहाँ पर। और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको फ्रीडम भी नहीं मिल रहा है एक किधर से किधर मूव करने का, यानी कि वो एक आराम से मूव नहीं कर सकते। दे हैव नो फ्रीडम टू मूव। बट इन लिक्विड्स, लिक्विड के केस में ऐसा क्या होता है कि लिक्विड्स के केस में थोड़ी बहुत उन्हें फ्रीडम मिल जाता है इधर से उधर मूव करने का, एंड पार्टिकल्स आर नॉट इनफ क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। सो इसलिए लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनेट शेप। क्या होता है कि जब आप किसी लिक्विड को किसी कप में डालोगे तो वो कप की जैसी शेप ले लेगा, किसी बीकर में डालोगे तो बीकर जैसी शेप ले लेगा। तो उसकी जो शेप है वो तो डेफिनेट नहीं है, यानी वो शेप बदल सकता है, लेकिन जो उसकी वॉल्यूम है, जितना वो लिक्विड कंटेन हो रहा है एक कप में एक बीकर में, वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, सो दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। अब हम गैसेस की बात करें, सो गैसेस हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। ना तो इनके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना इनके पास कोई डेफिनेट शेप होती है। तो ये जिस भी कंटेनर में हम इन्हें डालते हैं ये उसी कंटेनर जैसी शेप तो ले लेते हैं, और जो वॉल्यूम है इनका वो भी फिक्स नहीं रहता, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। सो दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। यानी कि अगर मेरे पास गैस इस बीकर में फिल्ड है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कम्प्लीटली स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर यही गैस को मैं अगर टेस्ट ट्यूब में ले लूँगा तो वो भी कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। सो ये मुझे थोड़ा बहुत बता देता है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में। लिक्विड्स के बारे में और देखें तो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड, एंड हाउएवर इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज compared to those present in solids or liquid states, and their movement is easy and fast. सो ये आराम से देख कर ही पता लग रहा है कि जिस तरीके से सॉलिड्स वाले केसेस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे वो बिल्कुल क्लोजली स्टैक्ड थे इस तरीके से, लेकिन गैस में इस तरीके की बात नहीं है कि वो क्लोजली स्टैक्ड नहीं है और वो आराम से इजीली मूव कर सकते हैं किसी भी पेस पर। सो हमारे पास एक रिलेशन भी आती है, अगर मैं इस सॉलिड को प्रोवाइड करता हूँ वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अगर मैं उसका मेल्टिंग पॉइंट से अबव हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ
सो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से अगर मैं इस लिक्विड को हीट प्रोवाइड करता हूँ तो कन्वर्ट हो जाता है गैस। इस तरीके से अगर मैं फिर वापस से इस गैस को कूल करता हूँ तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। और इस अगर मैं इस गैस लिक्विड को वापस से कूल करता हूँ तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। सो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ये मैटर शो करते हैं। सो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स की फॉर्म में या फिर प्योर सब्सटेंसेस की फॉर्म में। तो जो मैटर है सबसे पहले मैं इसे भेजता हूँ मिक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर भेजता हूँ प्योर सब्सटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिक्सचर क्या होता है? सो मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेज that are present in it in any ratio which are also called as components। सो मिक्सचर के अंदर क्या है कि जो सब्सटेंस है वो एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी रेशियो में और उनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। और जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। यहाँ पर जो अपना होमोजीनियस मिक्सचर है उसका मतलब है that components completely mix with each other and its composition is uniform throughout। यानी कि उसके जो अपने पास जो भी सब्सटेंसेज हैं या फिर जो भी कंपोनेंट्स है उसके अंदर वो एक कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं या फिर कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं। और उसकी जो कंपोजिशन है जो भी अपना केमिकल फॉर्मूला उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट। यानी पूरे मिक्सचर में उनकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन अगर हम वही केस ले लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का तो जो उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है और उनका जो रेशियो है केमिकल फॉर्मूले का जो भी रेशियो बनेगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के हिसाब से बदलता रहता है। सो ये एक तरीके से डिफरेंस है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बीच में। सो होमोजीनियस मिक्सचर्स के केस में यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो कंपोजिशन है वो है सेम और यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो है डिफरेंट। ये सेम थ्रू आउट द मिक्सचर है। सो ये आप नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस की। डेट प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर्स। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन वेयर एज मिक्सचर में कंटेन द कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनमें जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट मैटर करती है। यानी कि कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, 2/3 के रेशियो में हो सकती है या फिर 3/4 के रेशियो में हो सकती है। लेकिन प्योर सब्सटेंस के केसेस में ऐसा नहीं होता और यहाँ पर कुछ डिफरेंस भी लिखे हुए हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बीच में। So pure substances are made of only one matter, thus the composition is the same throughout। यानी कि जो प्योर सब्सटेंसेज हैं वो एक सिंगल मैटर के फॉर्म होते हैं इसलिए जो उनकी कॉम्पोजिशन है वो एंटायरली पूरे जो अपने पास सब्सटेंस है उसमें सेम रहती है। लेकिन मिक्सचर्स के केस में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ सेवरल सब्सटेंसेज एंड दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। सेकंड पॉइंट है हमारे पास that chemical and physical properties are constant in case of pure substances, but the chemical and physical properties may vary in the case of mixtures। And the third point is that pure substances can be categorized as gas, liquids and solids, whereas mixtures are only categorized under homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures। और प्योर सब्सटेंसेस के यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, गोल्ड हो गया, प्योर वाटर हो गया। और इसी तरीके से मिक्सचर्स का जो एग्जांपल है उसमें आ जाता है सैंड, शुगर, ऑयल या फिर वाटर। सो ये आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स में या और कंपाउंड्स में। सो एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एंड दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। या तो ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं या फिर ये पार्टिकल्स हो सकते हैं अपने मॉलिक्यूल्स। यानी कि लेट से अगर मेरे पास एक एलिमेंट है H2 हाइड्रोजन और उसका अगर मैं कोई सिंगल एटम उठा लूँ H तो इसको हम बोलेंगे एक सिंगल एटम और जो H2 हो जाएगा वो जाएगा उसको हम मॉलिक्यूल और ये दोनों बोलते हैं एलिमेंट के अंदर आते हैं। इसी तरीके से लेट से अगर मेरे पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फॉर्मूला हो जाता है CO2। सो इसमें हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। यानी कि ये हमारे पास एक कंपाउंड। सो जेम्स यहाँ पर स्क्रॉल करने के लिए कह रहे हैं ऊपर। तो जेम्स आप यहाँ पर अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर बात कर रहे थे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में। So thus hydrogen, nitrogen, oxygen gases consist of molecules in which two atoms combine to give their respective molecules। यानी कि हम नीचे वाली फिगर पे अब आते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये कॉपर है और ये सोडियम है।
सो अब मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिए और उन दोनों को कंबाइन किया। सो मेरे पास एक मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन का, उसे मैंने बोल दिया H2। इसी तरीके से मैंने ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स ले लिए और उन दोनों को कंबाइन किया। सो इस तरीके से मेरे पास बन गया अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। फिर मैंने क्या किया कि 2 हाइड्रोजन के एटम लिए और 1 एटम लिया मैंने ऑक्सीजन का, और यहाँ पर बन गया मेरा वाटर मॉलिक्यूल H2O। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक कार्बन का एटम लिया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स लिए। सो मेरे पास यहाँ पर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे मैंने बोल दिया CO2। सो इस तरीके से मैंने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। तो ये आप अपनी भाषा में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं कि एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड किस तरीके से और अलग हो सकते हैं। सो लेट्स से कि एक प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, कि मेरे पास अगर हाइड्रोजन है और मैंने उसको बर्न करूंगा, सो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। सो हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। और जो ऑक्सीजन होता है वो सपोर्टर होता है कंबस्शन का, लेकिन फिर भी वाटर को यूज़ किया जाता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। यानी कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन उनसे जो मिलकर कंपाउंड बना मेरे पास H2O, उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। सो एलिमेंट्स और कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। और इस तरीके से अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड है तो मैं उसे सिंपली ऐसे ही नहीं कि हाथ से मैंने अलग कर दिया। सो उसको मैं काफ़ी तरीक़ों से अलग कर सकता हूँ, एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स ऑल्सो एंड बाय ऑल्सो केमिकल मेथड्स। सो जो कंपाउंड है H2O, अगर मुझे इसे अलग करना होगा किसी भी तरीके से, अभी तो शायद उपलब्ध नहीं है ये प्रॉपर्टी, सो मैं इसे आराम से अलग कर सकता हूँ H2 और O2 में, फिजिकल मेथड्स के थ्रू और केमिकल मेथड्स के थ्रू। इसी तरीके से अगर मेरे पास CO2 है और अगर मुझे इसे अलग करना है कार्बन और ऑक्सीजन में, सो अगर मुझे इसे अलग करना पड़ेगा तो मैं इसे फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स के थ्रू अलग कर सकते हैं। सो इसे भी आप अपनी भाषा में नोट डाउन कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेता हूँ मैटर की, और उनके मेज़र करने के तरीके देख लेता हूँ। सो मेरे पास बेसिकली 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। सो अब ये दोनों प्रॉपर्टी हैं क्या, हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सम एग्जांपल्स आर कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। सो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब ये है कि मैं बिना उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज किए, यानी कि उसको बिना बदले ही मैं उसका रंग देख सकता हूँ, उसकी ऑर्डर देख सकता हूँ, मतलब फिजिकली वो किस तरीके से दिखता है मुझे, वो मैं आराम से फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू से देख सकता हूँ। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उन्हें जरूरत पड़ती है केमिकल चेंज अगर होने की। सो एग्जांपल हो गया जिस तरीके से एसिडिटी या बेसिडिटी। तो ज़रूरी है, अगर मुझे केमिकल प्रॉपर्टी पता लगानी है, कि वो जो केमिकल है, वो केमिकल जो सब्सटेंस है उसमें कुछ केमिकल चेंज आए, तभी मैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पता लगा सकता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पर अब मैंने प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, तो मैं देख लेता हूँ मेज़र करने के मेरे पास कौन से तरीके होते हैं। सो मेज़र करने के लिए मेरे पास 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है इंग्लिश सिस्टम और एक होता है मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में हम जनरली देखते हैं कि पाउंड्स हो गया जैसे वेट मेज़र करने के लिए, वहीं मैट्रिक सिस्टम में मेरे पास हो जाता है केजीज़ या फिर ग्राम्स, इस तरीके से। और वहाँ पर लेंथ मेज़र करने के लिए होता है फुट, और यहाँ पर लेंथ मेज़र करने के लिए हो जाता है मेरे पास मीटर या फिर किलोमीटर। इसी तरीके से वहाँ पर इंचेस भी यूज़ किए जाते हैं मेज़र करने के लिए। यहाँ पर लेंथ मेज़र करने के लिए सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं हम। वहाँ पर गैलन्स यूज़ किया जाता है। गैलन्स इंडिया में भी यूज़ होता है, लेकिन वो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे कहाँ यूज़ होता है। लेकिन इंडिया में हम अभी जनरली लीटर्स या मिलीलीटर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से फ़र्क पड़ता है मेजर सिस्टम का। तो अगर कहीं फुट पाउंड सिस्टम है, तो एफपीएस सिस्टम जिसे बोलते हैं हम, तो वो भी सही सिस्टम है मेज़र करने का। और जो हम यूज़ करते हैं एमकेजी सिस्टम, यानी कि मीटर किलोग्राम, ये वाला सिस्टम भी सही है। मीटर एमकेएस सिस्टम सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है। सो मेज़र करने के लिए मेरे पास 2 तरीके होते हैं। ये भी आप अपनी भाषा में नोट डाउन कर लीजिए। अब हमने बात कर ली है कि हम किस तरीके से जो मैटर है उसको मेज़र भी कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं। सो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हम किस तरीके से यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। सो हमारे पास बेसिकली यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए एसआई यूनिट्स का सिस्टम होता है, जो एक फ्रेंच वर्ड है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल दे यूनिट्स। और उसको हम एसआई से बोलते हैं क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल दे यूनिट्स जो होता है वो फ्रेंच में अगर उसे शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो एसआई यूनिट्स ही निकल कर आता है। तो सब बोलते हैं कि सर ये इंटरनेशनल सिस्टम है तो आईएएस होना चाहिए था, लेकिन ये इंटरनेशनल सिस्टम इंग्लिश वर्ड है और जो जहाँ से एसआई निकला है वो एक फ्रेंच वर्ड है। ओके। सो हमारे पास बेसिकली 7 बेस यूनिट्स होती हैं जो यहाँ पर आपको फिगर में दिख रही हैं। वो हैं जैसे कि लेंथ है मेरे पास
मेरे पास मास हो गया, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। सो इन सब के यहाँ पर सिंबल लिखे हुए हैं, किस क्वांटिटी को किस से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम को मास से रिप्रेजेंट करते हैं, टी टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट आई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, जिसे हम मोल भी कहते हैं। मोल आप अभी इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे आगे की क्या होता है मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। कैंडिला एक बेसिकली लाइट की यूनिट होती है, ये भी हम आगे देखेंगे कि कैंडिला क्या होता है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि इसको किस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका सिंबल क्या है एसआई यूनिट का। तो लेंथ का है मीटर, मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकंड, करंट का है एम्पेयर, टेम्परेचर का है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडिला, जिसको हम सीडी से भी डिनोट करते हैं। सो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, होप सो आपने लिख लिया होगा ये। सो मूव करते हैं। सो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर मैंने मल्टीपल्स का एक सेक्शन बना रखा है, एक कॉलम प्रीफिक्स का और एक कॉलम है सिंबल का। सो लेट्स से कि आपने किलोग्राम वर्ड सुना होगा। किलोग्राम क्या होता है? तो बेसिकली पहले हम देख लेते हैं ग्राम क्या है। तो ग्राम अभी हमने ऊपर देखा कि मास को मेजर करने के लिए एक सिंपल यूनिट है। सो अब किलोग्राम को क्या किया, क्या जरूरत हमें पड़ी कि जो हमने उसे किलोग्राम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सो किलोग्राम बेसिकली क्या है कि अगर मेरे पास है ग्राम, सो अगर मुझे 1 ग्राम मेरे पास है और लेट से मेरे पास 1000 ग्राम है, सो मैंने क्या किया, ऐसे सिंपल 10⁻³ ग्राम लिख दिया और ये हो गया मेरा बेसिकली 1 kg। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस 1 को मतलब 1000 को इतना बड़ा अगर मैं लिखूंगा, इससे अच्छा मैं इस तरीके से छोटे से रूप में लिख सकता हूँ। लेट से अगर मेरे पास बहुत सारी वैल्यू 0 0 0 0 इस तरीके से लगते चले जाते, सो बेसिकली ये बहुत बड़ा हो गया लिखने में। सो मैंने क्या किया, इसे छोटा करने के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से इस तरीके से मल्टीपल्स लिखे, उनका एक अलग प्रीफिक्स लिखा। जैसे कि 10⁻³ के लिए किलो होता है, उसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम केजी लिखते हैं तो के यहाँ पर यही है सिंपल। सो इस तरीके से मैंने इन्हें लिखना शुरू किया। और इसमें से बस आपको पूरी टेबल याद नहीं करनी, कुछ ही याद करने हैं। जैसे आप याद कर सकते हैं सेंटीग्राम, आपको पता ही है, मिलीग्राम, माइक्रो, नैनो, पीको, बस यहीं तक याद कर लीजिए। 10⁻12 के ऊपर ज़्यादा देर नहीं जाते ये। और इधर भी 10⁻15 तक आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जीगा आ जाता है, टेरा, पेटा, मेगा। तो ये आप याद कर सकते हैं आराम से। मैं यहाँ पर इसे इरेज भी कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। सो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको बेसिक एनसीईआरटी की बुक में ही मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अभी हमने सब चीज़ें देख ली, अब हमें पढ़ते हैं आगे मास और वेट की तरफ। सो मास क्या होता है मेरे पास? सो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। यानी कि अगर मेरे पास कोई मैटर है, लेट से दिस, कोई डिश ले ली हमने, उसके अंदर पड़ा हुआ है मैटर, तो ये कितना अमाउंट घेर रहा है, कितना स्पेस घेर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा मास से। अब वेट क्या होता है? वेट क्या है? एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है ताकि उसका वेट पता लग सके। तो जैसे कि अभी अगर हम अपने वेट की बात करते हैं तो वेट निकालते हैं जनरली, लेट से 60 kg होता है किसी का वेट। सो 60 kg है क्या? बेसिकली 60 kg क्या है? वेट है हमारा, और ये डिनोट करते हैं हम मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लास 9th की फिजिक्स में हम पढ़ते भी हैं। सो ये जो मास है यहाँ पर ये डिफरेंट है और वेट ये है। सो यहाँ से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वेट और मास के बीच में। सो केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमारे पास बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में मासेस होते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड्स का वेट होता है बहुत छोटा होता है। सो इस वजह से हम कुछ पुराने मेथड से जिनका हम यूज़ किया करते थे मास निकालने के लिए, जैसे कि हमारे पास था ये एनालिटिकल बैलेंस। सो एनालिटिकल बैलेंस एक तरीके से तराजू ही था जो बहुत छोटे छोटे मासेस को मेजर किया करता था। तो यहाँ पर उसकी लेबलिंग की भी हुई है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और बेसिकली ये जो मास होता है इसकी यूनिट हमारे पास केजीज में होती है। और यहाँ पर एक टॉपिक और है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी देख लेंगे क्या है। सो जो वॉल्यूम होती है वो होती है हमारी सिंपली लेंथ का क्यूब। और अगर हम देखें कि इसकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, तो यूनिट्स के हिसाब से मीटर क्यूब में शो होती है। सॉरी। सो ये हमारी एसआई यूनिट्स मीटर क्यूब में। और लेकिन केमिस्ट्री में जैसे कि हमने अभी बात करी कि मास हमारे पास छोटा छोटा होता है, तो इस वजह से ही हमारे पास जो वॉल्यूम होती है वो भी हमारे पास छोटी सी ही होती है। तो इस वजह से हम यूज़ कर सकते हैं जनरली सेंटीमीटर क्यूब,
या फिर डेसीमीटर क्यूब। अभी हमने देखा था सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब क्या होती है। तो डेसी यहाँ पे ये रहा, सेंटी ये रहा। सो यही होता है हमारे पास, जनरली हम इनका भी यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। ये भी आप अपनी भाषा में नोट डाउन कर लीजिए, मास, वॉल्यूम और बाकी सब। सो जो अभी हम जब मेजरमेंट की बात कर रहे थे तो हम डेंसिटी को भी देख लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। सो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी हमने जो मास देखा और जो वॉल्यूम देखी, अगर मैं उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा सो मेरे पास डेंसिटी आ जाती है। और डेंसिटी को स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कभी कभी रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो ये जो एसआई यूनिट होती है, देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। सो जो मास की एसआई यूनिट है वो होती है हमारे पास किलोग्राम, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है हमारे पास मीटर क्यूब। सो जो डेंसिटी की एसआई यूनिट आ जाती है वो आ जाती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसे इस तरीके से भी लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर मास जो है अगेन ग्राम में भी लिख सकते हैं, और जो वॉल्यूम है उसे हम सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। तो ये इसे यूनिट्स हो सकती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी आप लिख सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं कि ये मेरे पास है टेम्परेचर। सो व्हाट इज टेम्परेचर? सो टेम्परेचर क्या होता है, हम मेजर करते हैं कि कोई बॉडी का कितनी वो गर्म है या फिर कितनी वो ठंडी है। सो डिग्री होती है ये जस्ट मेजरमेंट की ऑफ हॉटनेस, कि वो बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। सो जनरली देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, दैट इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में, कि अगर मुझे टेम्परेचर मालूम है डिग्री सेल्सियस में, यानी आपने सुना होगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये किस तरीके से है, दोनों वैल्यूज अलग हैं बट यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट हैं। सो इस तरीके से हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, और हमारे पास इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे आराम से। और यहाँ पर ये केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला गिवन है, कि अगर मेरे पास डिग्री सेल्सियस में कुछ भी वैल्यू है, लेट से मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस मुझे गिवन है, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे केल्विन इक्वल टू 27 प्लस 273। सो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 300 केल्विन, या फिर 300.1 केल्विन, जो भी यहाँ पे 0.1 लिखा है। तो इस तरीके से मैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये भी आप यूनिट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो मैं इसे आराम से फ़ारेनहाइट स्केल में या किसी भी स्केल में कन्वर्ट आराम से कर सकता हूँ। सो जेम्स का क्वेश्चन है, सर इजंट फ़ारेनहाइट ओके, या सो ये 32 है, सॉरी। सो ये फ़ारेनहाइट 32 है, थैंक यू जेम्स। यहाँ पर प्लस 32 करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इंटरेस्टिंग है नोट डाउन करने की, कि जो अपना डिग्री सेल्सियस स्केल होता है वहाँ पर हम नेगेटिव डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, आराम से नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन हम केल्विन स्केल से नीचे नहीं जा सकते। जो अपना केल्विन स्केल होता है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी उसे कहते हैं, यानी कि मैं आराम से 0 केल्विन तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन 0 केल्विन से नीचे नहीं, नेगेटिव में नहीं जा सकता। इसलिए 0 केल्विन अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। सो 0 केल्विन पर जो हमारी सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है वो देखते हैं कितनी आती है। सो हम पुट कर देते हैं 0 केल्विन को यहाँ पर इस जगह पे। सो जो सेल्सियस आ जाएगा टेम्परेचर सेल्सियस में, वो आ जाएगा -273.1 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो टेम्परेचर है इसके नीचे हम नहीं जा सकते। ओके, सो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट that temperature between 0 degree Celsius are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible.